तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल Z01 पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7 क्लास का NCERT जो कि ज्योग्राफी चैप्टर 5 है। आज हम लोग जानेंगे जल के बारे में कि जल क्या है, उसका उपयोग क्या होता है और वो किस प्रकार वाष्पीकृत होकर पृथ्वी पर पुनः गिरता है। तो चलिए आज हम लोग जल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है यहाँ कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है, यानी कि जल के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस प्रकार का चित्र बनता है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने जल के घर के बारे में सोचने लगते होंगे। यानी कि जब आप जल का चित्र देखते हैं या फिर जल के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में बस एक ही ख्याल आता है, नदी, तालाब, जल प्रांत, रिमझिम बारिश के बारे में सोचने लगते होंगे। बचपन में तो आपने एक खेल खेला ही होगा जो कि नाव बनाने का था, जो कि नाव बनाकर आपने चलाया ही होगा। बारिश के दिनों में नदियाँ, तालाब, नाले में जब पानी भर जाता है तो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे पानी जम जाते हैं और आप लोग उस पानी में जहाज वगैरह चलाए होंगे। वो क्या होता है, गड्ढे तो वहाँ बन जाते हैं, लेकिन दोपहर तक ही जब वर्षा जब छूटती है तो क्या होता है, वो गड्ढे अचानक भर जाते हैं और बारिश छूटने पर वो गड्ढे क्या होते हैं, पूरा तरह से पानी से भर के वो गड्ढे गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे है कि सूर्य के तापमान के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडे होने पर जल संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ वर्षा, हिम अथवा समिद वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उस जल को हम लोग जल चक्र कहते हैं। यानी कि यहाँ से आप पॉइंट नोट कीजिएगा, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए एक शब्द यहाँ पे दिया गया है, थलशाला के बारे में एक शब्द है। कहता है कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि यहाँ कहने का इसका तात्पर्य यही है कि थलशाला वह क्षेत्र होता है जो कहीं भविष्य में कहीं सिंचाई किया जा सके या फिर भविष्य में कहीं पर वो जल एकत्रित किया जा सके। ये देखिए यहाँ पे थलशाला का कुछ डायग्राम भी बनाया गया है। पहले जानते थलशाला क्या है। कहता है कि यह छोटे घर के पौधों में रखने का कृत्रिम आहत है। यानी कि आप लोग घर में एक जार ले लीजिए, जार यानी कोई बीकर वगैरह ले करके उसमें क्या कीजिए, अपना एक प्यारा सा पौधा लगा दीजिए उस जार में, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। और एक मिनट, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और वो मिट्टी वगैरह उसमें दे दीजिएगा। देखिए, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाई। सबसे पहले बड़े पौधे तुरंत पदार्थ के चारों ओर पौधे छोटे को व्यवस्थित करें। इसमें जल को फुहार यानी कि फुहार के से जाल को बंद करने पर आपको
ऐसा महसूस होगा कि ये जो जार है वो पृथ्वी है और ये जो पौधा जो इसके अंदर लगाया गया है जिसमें हम लोग रहते हैं ये उसका भाग है। इसी प्रकार पृथ्वी भी है। और यहाँ पे देखिए कहता है कि अलवण जल के कारण मुख्य स्रोत नदी, तालाब, स्रोते एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय होता है जिसके अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl खाने के उपयोग में किया जाता है। यानी कि महासागर का जो जल होता है उसका अधिकतम भाग वो पूरा ही भाग जो है लवणीय होता है और नदी जो तालाब का जल होता है वो लवणीय होता है जो कि हम लोग का पीने लायक होता है, लेकिन महासागर का पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं जो कि ये लवणीय होता है। ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, नदी में वाष्पीकरण होता है, उसके बाद ये पानी वाष्प बन यानी भाप बन के ऊपर जाता है और संघनन होता है। उसके बाद वर्षा के रूप में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए एक बादल का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे ये पानी है, यहाँ वाष्पीकृत हो रहा है और ये संघनन हो रहा है, ऊपर में आके जमा हो रहा है और यहाँ पे वर्षा के रूप में नीचे धरती पे गिर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये कुछ प्रमुख झील का चित्र दिया गया है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये देखिए प्रशांत महासागर है, उत्तरी अटलांटिका महासागर है, दक्षिणी है आर्कटिक महासागर है और भी देखिए हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है जिसको कि अंटार्कटिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे है प्रशांत महासागर। ये जो सागर वगैरह दिया यानी कि विश्व में प्रमुख झील एवं नदियों को ये दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हम लोग का टॉपिक है जल का विवरण, यानी कि जल का विवरण हम लोग किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। कहता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग से जल से ढका है। यह पृथ्वी पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का क्या कारण है। यानी कि ये हम लोग का पृथ्वी है, इसका 3/4 भाग यानी कि इसका 4 1 2 3 तीनों चौथाई में जो है पूरा पानी है। एक ही चौथाई पे हम लोग का जो पूरा धरती है। इतना सारा पानी रहने पर भी बोलता है कि इतना सारा पानी रहने पर भी फिर भी कमी क्यों होता है, इसका क्या कारण है। आगे है कि क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपयोग है। एक तालिका दिया गया है, इसमें कहता है कि क्या पृथ्वी पर संपूर्ण जल जो है हमारे लिए उपयोग है। देखिए महासागर में जो जल है वो 97 पॉइंट यानी कि 97.3% है। बर्फ का जो क्षेत्र है वो 0.02 है और भूमिगत जल है वो 00.68 है। झीलों का अलवण जल 0.009% है। समुद्री जल का परसेंट यहाँ दिया गया नहीं। नमकीन जल 0.009% है और वायुमंडल में जो मौजूद ऑक्सीजन वगैरह उसमें नमी है 0.0019% और यहाँ जो नदियाँ है वो 0.0001% है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो है नदी का माप दिया गया लमसम में कि इतना परसेंट जो क्षेत्र पानी से है, फिर भी सबसे ज़्यादा पानी महासागर में है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ हम लोगों को पानी की कमी बहुत होती रहती है। आइए कहता है कि लवणता 1000 ग्राम में
मौजूद जल की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। लवणता हम लोग किसको कहेंगे, बताइए आप लोग। लवणता हम लोग उसको कहें कि पानी में मौजूद नमक की मात्रा को हम लोग लवणता के रूप में जानेंगे। यानी कि पानी की में जितना मौजूद लवण यानी कि नमक की मात्रा जो होगी उसी को हम लोग लवणता के रूप में जानेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है, ये देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है। कहता है कि इजराइल के मृत महासागर में 240 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें स्वप्न कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघनन बनाती है। यानी कि तैराइल जो है एक क्षेत्र है जिसमें कि 240 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। तैराइल झील का एक नाम है। आगे है कि साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के विवरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार जल को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे बोला गया कि जल हमारे लिए क्यों महत्व है। जल संरक्षण की कुछ विधियों के बारे में आप लोग अपने घर में या स्कूल में चर्चा करना है आपको। आगे का टॉपिक हम लोग का है महासागर के बारे में कि महासागरीय परिसंचरण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। महासागरीय परिसंचरण यानी कि महासागरीय परिसंचरण ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें आ जाता है लवण, दूसरा है महासागरीय धाराएं, तीसरा ज्वार भाटा आ जाता है। कहता है इसमें कि समुद्री तरंगे नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम्र बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध का, लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। तालाब एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह सभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यानी कि इसमें कहता है कि जब आप लोग खाली पैर समुद्र के पास जाइएगा तो आपको कुछ नमी सा महसूस होगा, जो कि एक ये महासागर का लहर वगैरह होता है। इसको हम लोग 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है इसमें तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा धाराएं हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जो है 22 मार्च को पूरा भारत में हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। यही यहाँ पे दिया गया है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियां को प्रवलित किया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको। ये देखिए एक प्रशांत महासागर का एक फिगर दिया गया है। अगला इसमें है तरंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि तरंग क्या होता है। तरंग जिसको कि हम लोग इंग्लिश में वेव कहते हैं। आप लोग फिजिक्स में वेव के बारे में जरूर पढ़े होंगे। कहता है कि समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक है कि कैसे तरंगे साथ गेंद तट पर वापस लौटती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। यानी कि महासागर का जल जब ऊपर उठता है और गिरता है यह हम लोगों को तरंग के रूप में दर्शाते। देखिए ये किस प्रकार होता है। ये जब जल इस प्रकार महासागर में
गिरता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता गिरते रहता है। ये प्रक्रिया बार बार पुनः दोहराई जाती है, तो इसे हम लोग तरंग के रूप में जानते हैं। एक यहाँ पॉइंट दिया गया है, बोलता है कि समुद्र पर जब पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन होती है तरंग भी उतनी ही बड़ी होती है। यानी कि पवन की धाराएं जितनी ज्यादा होगी और तरंग उतने ही ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा अगर पवन ज्यादा होगा तो तरंग भी ज्यादा ही होगा। ठीक है। आगे है कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंग उत्पन्न होता है, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। भूकंप ज्वालामुखी उद्गम या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके कारण परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठती जाती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं। जब अब तक का विशाल सुनामी 150 मीटर का मापा गया है। ये 1700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलता आ रहा है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विषाण हो गया है। इसका कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा प्लाइंट जो है वो डूब गया है। यानी कि 2004 में जो भूकंप आया था उसके कारण क्या हुआ था, सुनामी आ गया था, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्र जो है वो नष्ट हो गए थे। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो पूरा तरीका से ही नष्ट हो गया, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। वो भी पूरा तरीका से डूब गया है। कहता है कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आती है तो उसे सुनामी कहते हैं, जिसके कारण समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। यानी कि तरंग अलग हो गया, तरंग इस प्रकार आता है। ठीक है। और सुनामी क्या होता है, वो पृथ्वी के अंदर ही आता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है तो सुनामी आता है। जो क्रिया हम लोग का पृथ्वी पर होता है वो क्रिया पृथ्वी के अंदर भी होता है। जैसे कि आपको हम बता देते कि अगर भूकंप पृथ्वी पे आया तो पृथ्वी पे क्षति होती है। एक मिनट, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है और यहाँ भूकंप आ रहा है। ठीक है। तो भूकंप जब आएगा तो इसका प्रभाव बिल्डिंग वगैरह पे होगा, जिसके कारण ये बिल्डिंग गिर जाएगी और बहुत सारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसी का एक एग्जाम्पल है कि अगर ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, जिसके कारण समुद्र के अंदर बहुत सारा क्षतिग्रस्त हो जाता है और बहुत चीजें जो है वो नुकसान हो जाती है। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हम लोग का अभी केंद्र हुआ, मेन पॉइंट, ये केंद्र हुआ, और ये भाग हो गया अभी केंद्र। ये भाग अभी केंद्र हो गया। अब भूकंप की उत्पत्ति जो है वो यहीं से होती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले भूकंप यहीं पे अभी केंद्र पर ही हम लोग को पता चलेगा कि कितना भूकंप आया, कितना ज्यादा इस यहीं पे पता चलेगा, और कितना आया वो भी यहीं पे पता चलेगा। यानी कि सबसे पहले यहीं पता चलेगा और सबसे ज्यादा भी यहीं पता चलेगा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग का पृथ्वी के अंदर यानी कि समुद्र में होता है।
तो कोई भी अगर पूछेगा कि सुनामी और तरंग में क्या अंतर है, तो आप लोग बताइएगा कि तरंग वो है जो कि समुद्र के सतह पर आता है, ठीक है। और सुनामी जो है वो समुद्र के अंदर भूकंप के कारण जो लहर उत्पन्न होती है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अगर आप लोग किताब की भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब केंद्र और अभिकेंद्र समुद्र समुद्र देखिए, जब केंद्र और अभिकेंद्र समुद्र के अंदर स्थित हो, उससे उत्पन्न बल के कारण समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, तो उन लहरों को सुनामी कहते हैं, ठीक है। आप लोग सुनामी अगर बोलेगा कोई तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। आगे है कि सुनामी के कारण 2004 में एक और घटना हुआ था, जो कि है 26 दिसंबर को एक और घटना हुआ था। सुनामी के कारण हिंद महासागर में एक सुनामी आया था, जिसका रिएक्टर स्केल उसे कहते हैं जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है। 9.0 मापा गया था। भारतीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था। इतना भयंकर वहां पे सुनामी आया था कि पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा तरीका से नष्ट हो गया था, और जगह जगह जो है इतना भयंकर तूफान वगैरह आया कि कोई भी चीज वहां का रहने लायक नहीं बना। ये देखिए किस प्रकार आया था सुनामी कि पूरा क्षेत्र को क्या किया, ये नष्ट कर दिया गया, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। आगे हम लोग का है टिड्स, जिसको कि हम लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है टायर्ड्स, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। कहता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सिंपल सा पॉइंट है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और बैठना, यानी कि उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ऊपर जो उठेगा, ठीक है, उसको हम लोग ज्वार कहेंगे, और नीचे जब गिरेगा तो उसे हम लोग भाटा कहेंगे, ठीक है, समझ गए। आगे है जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जल के बड़े हिस्सों को डुबाता, ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाता है तब उसे हम लोग भाटा कहते हैं, यानी कि जल नीचे जब जल चला जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। अब जानेंगे कि ये ज्वार भाटा किनके कारण उत्पन्न होता है। कहता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। अब चलिए जानें कि ज्वार भाटा कैसे आता है पृथ्वी पर। ज्वार भाटा जो है वो 2 प्रकार का आता है। एक आता है हम लोग का लघु ज्वार भाटा, दूसरा आता है बृहत ज्वार भाटा। एक बड़ा ज्वार भाटा, एक छोटा ज्वार भाटा, ठीक है। कहता है कि उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी होती है, और इस कारण सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं।
लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागर पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न भाटा उत्पन्न होता है, निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। पढ़ तो लिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, हम समझाते हैं। पहले लघु ज्वार भाटा हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये है सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। सबसे पहले बृहद को समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आपको पक्का आ जाएगा, ठीक है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाता है तो चंद्रमा का फोर्स तीनों एक लाइन में आ गया तो क्या होता है, इधर से सूर्य का फोकस और चंद्रमा दोनों बल इस पे लगाता है तो क्या होता है कि पृथ्वी का जो, ये देखिए बीच में पृथ्वी है, एक मिनट, बीच में पृथ्वी है और दोनों, एक तरफ चंद्रमा है एक तरफ पृथ्वी है। जब सूर्य का फोर्स और चंद्रमा का फोर्स दोनों और जब आता है तो महासागर का पानी क्या होता है, सूर्य की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है और सूर्य की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसके कारण महासागर का पानी जो है सूर्य की ओर खिंचाता है। जब खिंचाएगा, अगर देखिए मान लीजिए कोई चीज है, देखिए यहाँ समझिए, ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। ये सूर्य अपना फोर्स इस पे लगाएगा और ये भी अपना इस पे लगाएगा। इसमें ये पानी का भाग है तो क्या होगा, पानी जो है भाग यहाँ उठेगा, उठेगा तो क्या होगा, ये भी भाग उठेगा क्योंकि पृथ्वी उठ रहा है पानी का। ये पृथ्वी जो है हम लोग का, यहाँ पानी है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये भाग तो खाली ही रहेगा, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पानी भी ये उठ जाता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, हम लोगों का बृहद ज्वार भाटा आता है। इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब ऊपर की ओर होता है तो ये फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी ऊपर उठने जाता है और ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च ज्वार भाटा नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, ये जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाता है और ज्वार भाटा मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार भाटा यानी कि इसमें यहाँ तक की बातें जो है बोलता है कि ज्वार भाटा का महत्व क्या क्या है, यानी कि ज्वार भाटा का महत्व क्या क्या है। तो पहला कारण इसमें आप लोग लिखिएगा कि ज्वार भाटा का महत्व क्या है, जहाज़ों को, एक मिनट, जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाता है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है और नौ संचालन में सहायक करता है। यानी नाव वगैरह जो है कहीं तट पर है तो जाहिर सी बात है, ज्वार जब आएगा तो पानी को ऊपर फेंकेगा, जिसके कारण नाव चलेगा और नाव आगे बढ़ जाएगा और मछली पकड़ने में भी सहायता करता है। ज्वार भाटा के कारण हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और ज्वार भाटा जो है वो दो प्रकार का होता है, आप लोग तो जान ही गए, निम्न एक आता है और एक लघु आता है। देखिए किस प्रकार आता है, मान लीजिए
एक मिनट, मान लीजिए ये बीच है, ठीक है। कभी आप लोग नहाने वगैरह गए हैं बीच पे, ये बीच है। सुबह सुबह क्या होता है, यहाँ पे पानी ऐसे होता है, ऐसे रहा, फिर जैसे जैसे पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऊपर उठते जाता है उठते जाता है, उठा, तो इसे हम लोग कुंचिकन क्या कहेंगे, इसे हम लोग उच्च ज्वार कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग उच्च ज्वार कहेंगे। पानी जैसे जैसे यहाँ तक रहा, इसको पानी जब यहाँ तक रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको निम्न ज्वार कहेंगे, निम्न ज्वार कहेंगे, ठीक है। ये उच्च ज्वार और ये निम्न ज्वार, इन दोनों का जब हम लोग रेंज निकालेंगे तो इसी को हम लोग, ये रेंज को क्या कहेंगे, अंतर ज्वारीय, अंतर ज्वारीय सीमा, ठीक है। इन दोनों का रेंज जो है निकालेंगे तो हम लोग अंतर ज्वारीय सीमा इसको कहेंगे, ठीक है। अगला हम लोग का है टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें और अपना कमेंट में एक राय जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए पहले आप लोग लाइक कीजिए, तब ही आगे हम बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, मात्र एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक है महासागरीय धाराएं। छोटा सा टॉपिक है ये, जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है कि महासागरीय धाराएं, ये धाराएं क्या होता है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। यानी कि महासागर का जो जल धारा है वो निश्चित रूप में अगर बहेगा तो उसको हम लोग महासागरीय जल धाराएं कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, ठंडा महासागरीय धारा होता है, दूसरा गर्म महासागरीय धारा होता है। कहता है कि महासागरीय धाराएं ठंड या गर्म हो सकती है। सामान्यतः महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। और ठंडी धाराएं क्या होती है, इसको दूसरा पेन से, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। लेब्राडोन महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल है। आगे है कि जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराएं से स्थल सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि इसमें पहला तो महासागरीय धाराएं किसको कहते हैं, निश्चित दिशाओं में जल अगर बहेगा तो उसके महासागरीय धाराएं कहेंगे। दूसरा जो है ये दो प्रकार का होता है, एक गर्म महासागरीय धाराएं, दूसरा ठंडी महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धारा कब होगा, जब भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न ध्रुवों की ओर प्रभावित होगा। और ठंडी धाराएं तब होगा जब ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांशों की ओर उष्णकटिबंधीय निम्न क्षेत्र में जब होगा तो ये ठंडी धाराएं होगा, ठीक है। आगे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एक छोटा सा क्रियाकलाप पढ़ देते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग पॉज करते हैं, ठीक है। एक बाल्टी को जल के पानी से 3/4 भरें,
बाल्टी के एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, यानी कि पानी को गर्म करना है, ठीक है। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की और प्रक्रिया के द्वारा धाराएं निरीक्षित करें। यानी ये इम्पोर्टेंट है नहीं, बोलता है एक बाल्टी ले, उसमें छड़ गर्म करे, फ्रिज से बर्फ निकाले, उसके बाद स्याही डाले। ये आपको करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग पढ़िएगा मन लगा के तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है महासागरीय धाराएं, कि महासागर का जो धारा है वो कहाँ कहाँ बहता है। ये देखिए, एक मिनट। हाँ, ये पश्चिमी वायु अफवाह है, ये पश्चिमी वायु ये भी अफवाह है, ये दक्षिणी वायु अफवाह है। प्रशांत महासागर में किस ओर बहता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में किस ओर बहता है। आप लोग इसको कॉपी में लिख सकते हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहती है, लिख सकते हैं। पश्चिमी में कौन सा बहता है, दक्षिणी में कौन सा बहता है, फिर प्रशांत महासागर में कौन सा बहता है। ये सब आप लोग कॉपी में नोट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, क्लास खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हम लोग का टॉपिक होगा, ये जो सवाल जितने दिए गए अभ्यास के, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। मात्र 1, 2, 3, 4, 5, मात्र 5 क्वेश्चन दिया गया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि पांचों क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी का अभ्यास क्लास होगा, इसी का प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग का टेलीग्राम भी चैनल है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी नाम एजुकेशनल Z01 ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।